हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी क्लब में। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कुछ टाइम से नहीं हो पाई थी, बट अब रेगुलर होंगी आज के बाद। और रीजनिंग के लिए मैं आपको बहुत ही विशेष कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। विशेष इसमें क्या है, देखिए, इसमें मैं रीजनिंग के टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ। जैसे हमारा जो रीजनिंग प्रैक्टिस में प्रत्येक बार जो रहेंगे वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 25 क्वेश्चंस रहेंगे। उन 25 क्वेश्चन में हम फुल रीजनिंग कवर करेंगे। फुल रीजनिंग हमारी क्या होगी? कवर होगी। और वो जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे वो किसी ना किसी एग्जाम की एक शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे, जिससे पूरी रीजनिंग क्या हो जाए? कवर हो जाए। जिन लोगों ने पूरी रीजनिंग पढ़ रखी है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इस सीरीज से। तो ये सीरीज आप रेगुलरली कंटिन्यूअस वे में देखें। इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले ही शुरू करने से पहले आपको करना क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि रीजनिंग आपने पहले से पढ़ रखी है तभी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ नहीं है और या इसके क्वेश्चन हमें फंस रहे हैं, तो वो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें, वो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो 25 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने की मिनिमम टाइम लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है एग्जाम टाइम पे। किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है, सारी चीजें मैं आपको बारी बारी से सिखाऊंगा। सब कुछ आपको सीखना है धीरे धीरे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक में रहने वाले हैं वो हमारे रहने वाले हैं। ये जो पेपर है ये कब का पेपर है मैं आपको बता देता हूं। तो ये पेपर जो है ये आपका 7 जून 2019 सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही मैं एक सीरीज मैथ की भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको फुल प्रैक्टिस हो जाया करेगी पूरी रीजनिंग की, पूरी मैथ की। तो वो सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपसे कोई चार्ज इस सीरीज का नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनरली आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, आपसे कॉस्ट ली जाती है। 900 रुपए का कोर्स चल रहा है, 800 रुपए का कोर्स चल रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको टाइम से सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ समस्याएं थी जो कि अब समाधान हो चुका है, अब परेशान आप ना हो। बट मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा नहीं, रीजनिंग के केवल सेलेक्टेड टॉपिक आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम है, केवल वही टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बाकी मैथ की रेगुलर क्लास चलेंगी, करंट अफेयर की रेगुलर क्लास आपको मिल ही रही है। और कल से आपको साइंस भी स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है साइंस का बहुत ज्यादा मैटर है। कारण साइंस हमारे यूपीएसआई आने वाला है, उसमें भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एसएससी भी बहुत साइंस पूछता है, और खासकर रेलवे भी बहुत ज्यादा साइंस पूछता है। तो साइंस में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बायोलॉजी। बहुत अच्छी सीरीज रहेगी, आप लोग पढ़िएगा रेगुलरली। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो, अगर आपने लोगों ने रीजनिंग पढ़ रखी है, मैं फिर कह रहा हूं आपको क्वेश्चन करते समय क्या करना है। अप्रोच सही होनी चाहिए, कम से कम टाइम लगना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ रखी हो फिर भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसका आंसर लिखिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन जरूर देखा कीजिए मेरा, क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे मिनिमम टू मिनिमम टाइम हम लगा सकें। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो भी बेकार है। अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ रखी है तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये सब फालतू का टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसको पढ़ने का, तो इसे आप ना पढ़ें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है रीजनिंग में जो टॉपिक है मैं उसका नाम भी बता देता हूं। सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट से पूछा जाता है। इसमें क्या करना होता है कि दुख, सांत्वना। तो दुख जिस प्रकार से सांत्वना से संबंधित है, तो दुख में क्या दी जाती है भाई? सांत्वना दी जाती है। एरो यहां से उठ के यहां गया है, तो उसमें भी आंसर में भी एरो यहीं से उठ के यहीं आना चाहिए। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व करना आपको आता है। ऊपर वाला पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने रीजनिंग पढ़ रखी है। नहीं पढ़ी है, टॉपिक का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्व करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर आपत्ति आती है तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको भी बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि दुख में क्या दी जाती है? सांत्वना। क्या खुशी में उत्तेजना दी जाती है? तो ये गलत हो जाएगा। क्या अकाल में सूखा दी जाती है? नहीं दी जाती है। अकाल में सूखा नहीं दी जाती है, ठीक है। ऐसे ही परिक्रमण में घृ दिया जाता है? नहीं। लेकिन दर्द में क्या दिया जाता है? सामक। जैसे अगर किसी को दर्द हो तो उसे हम क्या देते हैं? सामक देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इसका करेक्ट है।
तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसे सही कर लिया होगा, बट मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको सॉल्व करने की, कि आप उसे पहले वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो, फिर आंसर देके फिर मेरी अप्रोच देखें। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई खास अप्रोच नहीं है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये मैंने आपको बताया ये सीजीएल का पेपर है, और सीजीएल का पेपर कब का है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये 7/6/2019 फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 5 शब्द दिए गए हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता फिर से नहीं, हमें पता होता है तार्किक या अर्थपूर्ण ढंग से इन्हें लगाना होता है, और तार्किक या अर्थपूर्ण क्रम में कैसे व्यवस्थित इन्हें करना है। तो देखो एक बात समझो भाई, जैसे यहाँ पे ऑप्शन से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है कि या तो पहले 4 आएगा या 5 आएगा। अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो 4 या 5 में से, यानी कि बाकी को देखना ही नहीं है। क्या स्थायीकरण पहले से होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो 2 ऑप्शन हट गए। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है या कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। अब बचे हमारे पास ये 2 ऑप्शन, ये हमें चेक करने हैं। तो देखो एक बात बताओ, दोनों में 4 है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? साक्षात्कार आएगा। साक्षात्कार के बाद, अच्छा साक्षात्कार जो होता है वो किस लिए होता है भाई? नौकरी पाने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद क्या मिल जाएगी? हमें नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी के बाद हमें उसकी क्या होगी? परिवीक्षा होगी। परीक्षा नहीं है, ये क्या है? परिवीक्षा है, यानी कि उसकी चेकिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी तरीके से होगा, परिवीक्षा होगी। और उसके बाद क्या होगा? स्थायीकरण होगा, और जब आप परमानेंट सदस्य बन जाएंगे वहां के, तब आपकी क्या होगी? पदोन्नति। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी आंसर इसका करेक्ट है। तो पहले क्या करना है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इसे रेगुलर यूज करेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगरमच्छ, जलीय जंतु और सरीसृप, इनमें क्या करना होता है? 3 शब्दों के बारे में रिलेशन बताना होता है। वेन आरेख का एक क्वेश्चन है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि सरीसृप वर्ग, कई वर्ग होते हैं, जिनमें सरीसृप वर्ग जो है, सरीसृप वर्ग के अंदर कौन सा पार्ट आता है? मगरमच्छ। तो जो डायग्राम बनने वाला है वो किस तरीके से बनने वाला है? जैसे ये मान लो सरीसृप है, सरीसृप के अंदर क्या आ गया? मगरमच्छ। अब मगरमच्छ क्या है? जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है। कई सरीसृप ऐसे भी हैं जो जल में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम, क्योंकि सब तो रहेंगे नहीं, कुछ ऐसे भी जलीय जंतु होते हैं जो सरीसृप नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकृति में क्या करना है कि इसके बाद ये आकृति आई, इसके बाद ये आकृति आई, और इसके बाद ये, एक सीरीज है, इसी के बाद ये आकृति बतानी है, कौन सी वाली आकृति आनी है। देखो किसी भी एक आकृति को पकड़ लो, या तो इस पॉइंट को पकड़ लो या फिर इसे पकड़ लो। मैंने मान लिया ऐसे पकड़ लिया मैंने। अब आप देखेंगे जब ये अगले टर्म पे हम गए तो यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां पहुंच गया, एक छोड़ के, ठीक है, यहां पे पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ? यहां पहुंचने के बाद अगली बार ये एक गैप देके पहुंचा है। कितनी गैप देके पहुंचा है? एक गैप देके पहुंचा है, तो यहां पे पहुंच चुका है। फिर ये कितने गैप देके पहुंचा है? तो फिर ये 2 गैप देके पहुंचा है। अब की बार ये कितने गैप देके पहुंचेगा? 3 गैप देके, तो 1 2 3 गैप देके यहां पे पहुंचेगा, और यहां वाला जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? हमारा ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर से वही क्वेश्चन सादृश्यता का, फिर से आपको लॉजिक वही लगाना है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है वो आपको बताना है। तो देखो एक बात समझो, इसमें क्या हो रहा है? 5 7 35, यानी कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल है, और 5 से अगली संख्या 7 होती है, उसी से उसका गुणनफल किया गया है। अब भी 10 एक सम संख्या है, अगर तुम 2 संख्या छोड़ के लिखोगे तब भी ये नहीं आएगा। ऐसे ही 7 7 का 9 करोगे, 7 नाम 63, ये नहीं आएगा। तो 7 नाम क्या हो जाएगा? 63। ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या करना होता है? फिर से ये निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में बैठ के निर्देश पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कोई मतलब नहीं रहता। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट, इसमें ये जो डैश लगे हुए हैं, इनके स्थान पर बताना है कौन सा वर्ड आएगा। ऐसे इसे सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम वो वाला पैटर्न देखते हैं जो सबसे ज्यादा पैटर्नों में बड़ा हो। अब आप देखेंगे कि 2 पैटर्न एक जैसे हैं, एक CDB और एक कौन सा है? DBC। तो ये वाला पैटर्न बड़े हुए हैं। अब इनके बाद क्या करना है? देखो एक बात समझो, मैंने आपको बताया इन दोनों पैटर्न में आप अगर ध्यान से देखोगे तो D के बाद हमेशा क्या आ रहा है? B, और यहाँ भी D के बाद क्या आ रहा है? B। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे D के बाद क्या आएगा? B। तो आप यही कहेंगे सर D के बाद यहाँ पे B आएगा। तो D के बाद B कौन से ऑप्शन में? दूसरे वाले पार्ट में, जैसे B B, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट गया? ये तो ऑप्शन हट गया। अब इसके बाद तुमसे मैं पूछूं जैसे D के बाद अगर B आ रहा है तो B के पहले क्या आ रहा है? D आ रहा है।
और बी के पहले अगर डी आ रहा है तो उस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर हम कहें कि भाई सी के बाद क्या आ रहा है, बी, यानी कि बी के पहले क्या आ जाएगा फिर सी, इस तरीके से आएगा। तो बी के पहले यहाँ पे क्या रख दोगे, सी रख दोगे, तो ये कौन से ऑप्शन में है, दूसरे में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, 12, 16 है और इनमें आपस में एक समुच्चय, ये यूनिट दी जाती है, सेट दिया जाता है, इनमें जो रिलेशन होता है वही रिलेशन हमारे इन ऑप्शन में भी होना चाहिए। अब देखो सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए आप लोगों की। अब हम इसे सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 है, 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये यानी कि अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 16 का आप अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 और 2 कितने हो गए, 6, और 6 दूनी कितने, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 गुना करके ये लिखना है। ये वाली अप्रोच इसमें लगी है। अब ये वाली अप्रोच तुम यहां लगाओगे तो देखो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा, 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9, और 9 दूनी के 18 हो रहा है, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 49 में आप लिखो 7, 36 के लिख लीजिए 7, वो 6 और 7 13 दूनी 26 आना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो ये आंसर भी नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना लिखोगे, 3, यहाँ पे कितना लिखोगे, 9, 9 और 3 12, और क्या 12 दूनी 36 होते हैं, नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 10, और यहाँ पे कितना आ गया, 8, और 8 और 10 18, और 18 दूनी कितना हो गया, 36। तो ये आंसर हमारा क्या है, सही। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन में मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं बस, क्या सही अप्रोच क्वेश्चन को करने की क्या होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, आपको सीखना है। आप वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लिया कीजिए, फिर अगर अप्रोच आपको अच्छी लगती है तो उस अप्रोच को आप आगे कभी भी जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उसका यूज आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये एक चौकोर कागज था जिसे पहले ऐसे मोड़ा गया और ऐसे मोड़ा गया, तो ये कागज ऐसे देखा, फिर इसे ऐसे मोड़ दिया गया, और फिर यहां से क्या कर दिया गया, कट, और ये 3 पॉइंट। अब जब ये दोबारा बनेगा तो ये किस तरीके से खुलेगा, देखो खोलने का तरीका क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स ले लो। किसका रिवर्स, ये जो मैंने पार्ट दिखा रखा है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसका रिवर्स लोगे तो देखो एक बात समझो, एक पॉइंट यहां पे आएगा गोला, एक पॉइंट गोला यहाँ पे आएगा, और एक पॉइंट गोला यहाँ पे आएगा, और ये वाला पोर्शन जो है ऐसे आ जाएगा, आएगा। अब जब आप इसे उल्टा रोटेट करोगे तो देखो एक बात समझो, ये वाला जो पोर्शन है ये यहां तक इस तरीके से आया होगा, ठीक है। तो ये वाले 2 गोले इधर जाएंगे और 2 गोले इधर पहुंच जाएंगे। क्या मैं आपसे पूछूं कि भी ये वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं। तो ऐसा जो डायग्राम दिखेगा जिसमें कितने गोले होने चाहिए, 8 हो तो 10 तो गोले होने चाहिए, और ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि इन पे नहीं जाना चाहिए। अब देखो एक बात समझो, इन वाले कॉर्नर पे होना चाहिए, यानी कि ये वाले 3 ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें भी 10 होने चाहिए। अब 10 में भी ये वाले कॉर्नर केवल यहां पर रहेंगे, यानी कि ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 8 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसमें किसने विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। अब उसमें बोला गया है, देखो पी क्यू का पुत्र, मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं किस तरीके से डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम आप पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया करें हमेशा। जैसे बोला गया है कि जो पी है वो किसका पुत्र है, क्यू का, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे है तो एक पीढ़ी नीचे कर दिया, और ये क्या है, इसका पुत्र, पी क्यू का पुत्र, और आर का भाई है। पी जो है वो क्यू का पुत्र है और आर का ये क्या है, भाई है। हमेशा डायग्राम पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया करें। अच्छा, कॉपी पेन लेके बैठना, खुद से सॉल्व करना। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार एक ही चीज में बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद क्या बोला गया है, एस एम की पुत्री है। जो एस है, जैसे मान लो एस मैंने यहां पे लिखा, और ये किसकी पुत्री है, एम की पुत्री है। इसके बाद एम का विवाह आर से हुआ है। अच्छा, एम का जो विवाह है वो कहां है, आर से हुआ है इसका विवाह, ठीक है। इसका जो विवाह हुआ है किससे हुआ है, आर से, यानी कि सेम पीढ़ी में, तो एस जो है वो नीचे वाली पीढ़ी में चला जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि टी एस की आंटी और वी की मां है। जो टी है वो एस की आंटी और वी की क्या है, मां है। तो जो टी आएगा वो कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा भाई, यहां पर, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। टी जो है वो एस की आंटी है और वी की ये क्या है, मां है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, अगर मैं अपने लिए कर रहा होता तो मुझे कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये।
मैं बना देता हूँ अभी पूरा जब डायग्राम, तो देखो आप बहुत आसान लगेंगी चीजें। तो टी की इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। इसके बाद आर का भतीजा डब्लू है। अब आर का जो भतीजा है वो नीचे आएगा, यानी कि इस वाली पीढ़ी में आएगा। कौन सी वाली पीढ़ी में आएगा, ये वाली पीढ़ी जो है आप देख रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम मुझसे वो बन गया थोड़ा सा। तो आर का भतीजा कौन है, डब्लू है, तो ये भतीजा हो गया। इसके बाद बोला गया है कि पी का पुत्र है। आर भतीजा डब्लू, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, यानी कि जो डब्लू है वो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। और डब्लू की बहन कौन है, वी है, यानी कि इसकी जो बहन है, ये सेम पीढ़ी में है दोनों, तो इसकी ये क्या है, बहन है। बिल्कुल सही बात है। अब पूछा गया है कि वी का एम से क्या संबंध है। जो वी है उसका एम से क्या संबंध है, यानी कि कितनी पीढ़ी नीचे आना है, एक पीढ़ी नीचे आना है। वी का एम से क्या संबंध है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, भतीजी, पुत्री, चचेरी। बहन तो आंसर होगा नहीं क्योंकि एक पीढ़ी नीचे है, और ये भतीजा। इस तरीके से हमें करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, एक लड़की है। ये क्या है, एक लड़की, क्योंकि ये बहन है, तो ये भतीजा आंसर तो होगा नहीं। तो बचे ये दो ऑप्शन हमारे पास, भतीजी और पुत्री। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब देखिए एक बात समझिए, उसने बोला था 8 व्यक्तियों का एक परिवार है जिसमें कितने विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब हमें करना क्या है, देखो इसका ये पुत्र के बाद अगर हम बात करें तो इसका ये भाई है और इसका ये क्या है, भतीजा है। और इसका विवाह किससे हुआ है, एम से हुआ है। किससे हुआ है, एम से हुआ है। और ये इसकी क्या है, पुत्री है। और ये इसकी क्या है, आंटी। और ये इसकी क्या है, माँ है। तो ये फिर इसकी क्या लगेगी, भतीजी। ये क्या लग जाएगी, इसकी भतीजी, क्योंकि इसकी माँ है। यानी कि ये दोनों औरत अगर रही भी तो ये क्या रहेंगी, दोनों की दोनों, यानी कि बहनें रहेंगी या कुछ भी रहेंगी, लेकिन ये इसकी माँ है और ये इसकी पुत्री और ये इसकी आंटी है, तो ये इसकी क्या लग जाएगी, भतीजी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा किस तरीके से। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। आपके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी एक प्रकार समान है और एक संख्या असमान है, यानी कि इन चारों में से एक संख्या जो है अलग है और बाकी सभी क्या है, आपस में किसी ना किसी तरीके से क्या है, समान है। अब वो आपको बताना है कि अलग वाली संख्या कौन सी है। तो देखो अलग वाली संख्या, हमें डिफरेंट संख्या बतानी है, तो क्या लॉजिक इनमें लग सकता है उस तरीके से हमें देखना है। तो देखो एक बात समझो, आप अगर देखोगे 5 के बाद 4 आया और 4 के बाद 4 आया, यहाँ पे 1 के बाद 4 और 4 के बाद 3, यानी कि पहले बढ़ा और फिर घटा। यहाँ पे पहले क्या है, घटा है और फिर क्या हुआ है, बढ़ा है। ऐसे यहाँ पे घटा है और यहाँ पे क्या है, बढ़ा है, लेकिन इसमें रेगुलर रहा है, तो ये संख्या क्या हो गई, सबसे अलग हो गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब फिर से वही क्वेश्चन है कि 4 है ये और 4 में से एक क्या है, अलग है, और वो अलग वाला ही आपको आंसर करना है। तो देखो भीड़ है, मुखौटा, छिपाना, छदावरण। अब ये तीनों शब्द क्या है, किसी ना किसी तरीके से छिपाने के तरीके हैं, लेकिन भीड़ तो एक अलग पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो आपको पता ही है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा फिर अगर वो पढ़ने बैठोगे तो। आपको देखो करना क्या है, सभी चाकू औजार हैं, तो बना लो। सभी चाकू क्या है, औजार हैं। कुछ कटर क्या है, चाकू। अब कुछ कटर उसने बोला है चाकू हैं, तो ऐसे ही तो बनेगा कि कुछ कटर क्या है, चाकू। ये कटर मान लिया हमने, ये क्या है, कटर है हमारी। कुछ कटर चाकू है। इसके बाद बोला गया है, और पहला लाइन था कि सभी चाकू क्या है, औजार है। पहला निष्कर्ष, कुछ कटर औजार हैं, तो आप देखेंगे कि क्या कुछ कटर औजार हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाले कटर क्या है, औजार हैं, तो ये वाला निष्कर्ष निकल सकता है। इसके बाद अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो देखो एक बात समझो, ना तो थर्ड वाला केवल फर्स्ट किस में देख रहा है, केवल फर्स्ट ऑप्शन में ना, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं थी, आंसर यही हो जाएगा। बाकी को चेक करने बैठोगे हो जाएगा, डजंट मैटर, बट मैं फिर कह रहा हूं अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन केवल फर्स्ट हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ फर्स्ट किसी और ऑप्शन में होता तो फिर हम आगे चेक करते, जैसे आगे चेक अगर हम करें अभी, सभी चाकू कटर हैं, तो सभी चाकू कटर तो नहीं है। कुछ चाकू औजार नहीं है, तो सभी चाकू औजार थे, तो ये भी गलत है, तो ये केवल क्या हो जाएगा, फर्स्ट निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बताना है कि एक सेट है, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, आपको उसी सेट के अनुसार बताना है। देखो है क्या इसमें, सेट में लॉजिक क्या है, सेम लॉजिक उस नीचे दिए गए ऑप्शन में भी होना चाहिए। 8 और 6 14, और 14 दूनी क्या है, 28। 9 और 5 14, 14 दूनी 26, गलत।
इसके बाद 7 और 3 10 और 10 दूनी कितना हो गया 20, तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका क्या है कि अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, यानी कि जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक बात बताइए, जब हम कार्य करेंगे, रेगुलर कोई टर्म में वर्क करेंगे, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, रोजगार, ये तो गलत बात है। प्रशिक्षण, ये भी गलत बात है। वेतन भी गलत बात है। तो कार्य करने से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रोक को किसी भाषा में ये लिखा गया है, तो ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो स्ट्रोक को किस तरीके से लिखा गया है, तो देखो ध्यान दो, ई के बाद क्या है, एफ है, ई के बाद एफ। ऐसे ही मैं अगर कहूं कि जे के बाद क्या आता है भाई, एल आता है। ऐसे ही ओ के बाद क्या आता है, पी, यानी कि यहां से स्टार्ट करके लिखना है, टी से स्टार्ट करना है। तो टी के बाद आप कहेंगे सर क्या आता है, तो टी के बाद आता है यू, टी के बाद क्या आता है, यू ही आता है। तो इन दोनों में से कोई आंसर सही होगा, ये दोनों गलत है। अब एक वर्ड और केवल चेक कर लो और हमारा आंसर है। एच के बाद बता दो जरा क्या आता है, तो आप कहोगे सर एच, एच के बाद जी, एच और आई, यही आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक 81643, प्रैंक 72954। अब रोज का बताना है कि क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सिंपल सा लॉजिक होता है, एस का नंबर यहाँ पे इन दोनों में ये देखना होता है क्या कोई वर्ड कॉमन है। तो आप देखोगे जैसे स्मोक और प्रैंक, इनमें कोई वर्ड तो कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या रोज के लिए सभी अक्षर इसमें मौजूद है, तो बिल्कुल है। आर है क्या, है, और आर का नंबर क्या है यहाँ पर 2। ऐसे ही अच्छा ये देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 वाले, ये तो गलत हो गए। तो ऑप्शन से क्रॉस चेक करना है। अब हमें बाकी के वर्ड चेक नहीं करने, अब हमें केवल लास्ट का वर्ड चेक करना है। लास्ट का वर्ड क्या है, ई, और ई का कोड यहाँ पर क्या है 3, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है अगर आप सही अप्रोच लेके चलते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक दर्पण रखना है, और वो भी किधर, दाएं। तो दाएं साइड ये होती है, आप देखते हैं इस तरीके से इस पर पॉलिश कर दी जाएगी। तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। अब देखो एक बात समझो, जो चीज पास होती है वो पास होती है, और जो दूर होती है वो दूर होती है। तो ये वाला जो स्थिति रहेगी वो कहाँ रहेगी, पास। तो कुछ इस तरीके से क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है। कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ये वाला कहोगे सर ये वाला आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा इसके बाद इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये पास है, तो पास ही तो रहेगा, इसी तरीके से रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले में अगर तुम देखोगे तो ये वाला आंसर फिर से नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक रहेगा। अच्छा ये खड़ी लाइन है, तो इसमें भी खड़ी लाइन आनी चाहिए, तो ये खड़ी लाइन हो जाएगी, यही आंसर हमारा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा डायग्राम नहीं बनाना होता है, कुछ सेलेक्टेड चीजों को हम देख लेते हैं, उसके हिसाब से आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिन में खत्म करने की योजना बनाई। ये एक मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग में दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं सॉल्व। 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया, कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया, पता नहीं कितने पुरुष हैं। हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन ही अनुपस्थित रहे। यानी कि मान लो अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें तो उसने x लोगों को लगाया, लेकिन पहले दिन ही केवल कितने लोग आए, x-6। कितने लोग आए, x-6। और कितने दिन में खत्म करना है काम, 12 दिनों में, ठीक है। बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म कर पाए, यानी कि जो पूरा काम है उसे बाकी पुरुष जो है उस काम को कितने दिनों में खत्म कर पाए हैं, 20 दिनों में खत्म कर पाए। मूल रूप से कितने पुरुषों को नियोजित किया गया था। अब देखिए एक बात समझिए, क्या था कि 12 दिनों में काम खत्म करने की योजना बनाई थी, कुछ संख्या ली गई थी, मान लो x ली गई थी। कितनी ली गई थी, x ली गई थी। तो टोटल जो काम होता, आप जानते हैं MDH/W होता है। तो मैन की संख्या हमने मान ली x, दिनों की संख्या कितनी थी, 12। इतने दिनों में क्या करना था, काम को खत्म करना था। लेकिन क्या हुआ, हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन से ही अनुपस्थित रहे, यानी कि व्यक्तियों की संख्या केवल कितनी रही थी, x-6। कितनी रही, x-6। और फिर क्या किया कि बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म कर पाए। कितने दिनों में खत्म कर पाए, 20 दिनों में खत्म कर पाए। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, देखो सिंपल है, कैंसिल कर लो, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। और यहां से आप सॉल्व करोगे तो 3x, और ये कितना आ गया 5x - 30। तो ये इधर आएगा तो ये 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर आप हो जाएगा कितना 30। तो x बराबर कितना आ गया 15, यानी कितने व्यक्ति थे टोटल 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कर सकते हैं आप।
या तो इस तरीके से कर लीजिए, और भी तरीके हैं वो भी आप लगा सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, पासे की एक ही पासे की दो स्थितियां हैं और उनमें बताया गया है कि निचले फलक पर अगर 4 है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, मतलब 4 के विपरीत पूछा है। अच्छा, किस तरीके के पासे हैं ये, दो स्थिति दी गई है, मैंने पासा आपको पढ़ा रखा है, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो देख लें, वीडियो डली हुई है हमारे चैनल पर। अब इसमें क्या है कि वन फेज कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पे 3 के बाद 4 आ रहा है और 1 आ रहा है, और यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रहा है, 2, तो 4 के पीछे क्या हो गया, 2। तो यही पूछा है कि निचले फलक पर 4 है तो ऊपरी फलक पर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है इसका, 2, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने त्रिभुज होंगे, तो देखो मैंने शॉर्टकट बता रखा था, तो हमें ये भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से कितने त्रिभुज आ गए, 6, ऐसे ही 1 2 3, यहाँ से भी कितने आ गए, 6, तो 12 तो ये हो गए त्रिभुज। इसके बाद कौन से नए त्रिभुज बनने वाले हैं वो हमें देखने हैं कि आखिर कौन से नए त्रिभुज बनेंगे। तो आप देखेंगे इस लाइन की वजह से केवल नए त्रिभुज बनने वाले हैं, कौन कौन से बनने वाले हैं वो हमें देखने हैं। तो देखो एक बात समझो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक त्रिभुज तो ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा नया, और एक त्रिभुज ये बनेगा, और कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। तो 12 और 3 कितने हो गए, 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक सादृश्यता का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार से वो इससे संबंधित होना चाहिए। अब क्या करना है, देखो आप अगर देखोगे तो FGH एक वर्ड छोड़ के लिखा गया है, ऐसे ही तो छोड़ के अगर तुम लिखोगे तो BC और D, तो C को छोड़ के, यानी कि ये दो ऑप्शन होंगे और कोई आंसर नहीं होगा। दूसरा वर्ड दोनों में कॉमन है ऑप्शन में, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चेक कर लो, PQR फिर से एक वर्ड छोड़ के है, तो MNO, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे कितना आ जाए, 6 आ जाए। अब देखिए एक बात समझिए, मैं फिर कहूंगा आप लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को देखें। फिर कोई समस्या है किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। होता क्या है, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आपसे देखेंगे और कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेते, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। जब आप करने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगी, और वो भी मिनिमम टाइम में, क्योंकि आपको एसएससी सीजीएल में पता होना चाहिए 100 क्वेश्चन आते हैं और टाइम कितना रहता है, केवल 60 मिनट, पता भी नहीं चलता भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 25 क्वेश्चन मुश्किल से 15 मिनट में होना चाहिए, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं 25 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएंगे। जिस हिसाब के क्वेश्चन हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और ये हो जाएंगे 25 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, क्योंकि हमें 60 क्वेश्चन है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें जीएस भी है, उसमें मैथ भी है। मैथ का भी मैं सीजन लेके आ रहा हूँ, मैथ की भी हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, फुल मैथ की। जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उन लोगों के लिए, जो ओवर स्मार्ट बनते हैं या स्टार हैं अपने आप में, उनके लिए सीरीज चलाई जा रही है। तो इसमें क्या करना है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए कि ये बराबर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो देखो करना क्या है, हमें भी चिन्ह बदलने हैं हमें। अब देखो एक बात समझो, सभी में ऑप्शन में प्लस 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 और माइनस, 3 में प्लस और 1 में माइनस है, तो किसको चेक करना आसान है, तो पहले माइनस वाले को एक बार चेक कर लें कि भाई माइनस और भाग को चेंज कर लें। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भाग, तो यहाँ पे हमने पहुंचा दिया भाग को और यहाँ पे पहुंचा दिया हमने माइनस को। सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। अब करना क्या है, बॉड मास का यूज करना है। तो बॉड मास में सबसे पहले, बॉड मास में आप जानते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन। जब आप 5/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि ये वैल्यू बचेगी 15 प्लस 1/2 गुणे 6, और यहाँ माइनस भाग की जगह पे क्या आ गया था, माइनस आ गया था, है ना, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 2 तिया 6, फिर गुणा करेंगे, तो अब ये 15 प्लस 3, 15 प्लस कितना आ गया 3 माइनस 12, 15 और 3 18 में से 12 गया 6, बिल्कुल सही आंसर और यही हमारा आंसर। तो ये सॉल्व करने की अप्रोच है। हमें ये चेक नहीं करना है, पहले हमें पहले वो ऑप्शन चेक करना है जो सबसे क्या है, अलग हट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है 3 5 5 10 10 20 37, तो ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो सीरीज बन क्या रही है, पहले 2 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर कितने का है 10 का अंतर, और फिर कितने का है 17 का अंतर। अब ध्यान से देखोगे तो पहले 3, फिर 5, फिर 7, तो अगली बार जो अंतर आना चाहिए वो 9 का आना चाहिए। तो 17 में अगर तुम 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 26,
तो यानी कि इस 37 में कितने का अंतर आना चाहिए, 26 का अंतर आना चाहिए। तो 37 प्लस 26, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगी 1, 6 और ये आंसर हो गया हमारा 63। तो ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें क्या करना है, अलग शब्द छांटना। अच्छा इसमें तो शायद आंसर भी यही होगा जो ग्रीन आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, बट आप सॉल्व करने की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। चारों शब्द दिए गए हैं और इसमें से आपको सबसे अलग शब्द छांटना है कि अलग शब्द कौन सा होगा। अब अलग शब्द कैसे छांटे भाई, देखो समझो, पीछे से सीरीज अगर बनाने की तुम कोशिश करोगे तो यहाँ पे पीछे से सीरीज बन रही है STU V और W, एक वर्ड छोड़ा है पीछे और फिर कोई नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पे देखो NOPQRST है ना, एक एक वर्ड। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखोगे सीरीज में है और वो भी सीरीज कैसी है, इस तरीके से, यहाँ भी सीरीज इस तरीके से और यहाँ भी सीरीज इस तरीके से, लेकिन इसमें जो सीरीज है वो क्या है, उल्टी है, तो ये सबसे क्या है, अलग। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूछा गया है कि ये जो आकृति है वो किसमें अंतर्निहित है, यानी कि वो जो W आपको लिखा हुआ मिलेगा वो किस आकृति में लिखा हुआ मिलेगा। क्या W किसी तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं, तो आप सीधा सीधा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ये जो अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, W, तो इसी में निहित है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 25 क्वेश्चन हमने किए। 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। सबसे बड़ी बात टाइम। 25 क्वेश्चन को करने में अगर आपको 15 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी मैंने ये जो पहला सेट था ये थोड़ा सा धीरे धीरे बताया, लेकिन अगला मैं जो सेट बताऊंगा वो 15 मिनट में ही आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व हम इसे करते हैं, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व हम करते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैथ की भी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आगे से आपको मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर क्लास रेगुलरली मिलेगी। तो ये 7 जून 2019 CGL का पेपर था जिसको आपने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।